तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, जो पढ़ते हैं हम स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। ठीक है। और चैप्टर 1 जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वो भी इसी से रिलेट करता है। तो दोनों चैप्टर एक जैसा है और ये किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। तो ये एक दूसरे से जो है रिलेट करता है, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो ये स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत तो पढ़ना पड़ता है। अब हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो पाठ है उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में ही रिवाइज हो जाए। और फिर आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 2 डेरिवेशन देखने वाले हैं, तो आप लोग जरूर देखिए। तो हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम क्या पढ़ते हैं? आवेश के बारे में पढ़ते हैं और उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आवेश के बारे में। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश की विमा क्या होती है, तो आवेश के मूल गुण क्या है। तो आवेश के कितने मूल गुण है? 3 मूल गुण है। एक आवेश की योज्यता, फिर दूसरा है आवेश का क्वांटनीकरण और तीसरा है आवेश का संरक्षण। देखिए, इसको भी लिख देते हैं कि आवेश की योज्यता, और ये दूसरा होने वाला है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। और तीसरा क्या होगा? आवेश का संरक्षण। तो आवेश की योज्यता में क्या होता है कि आवेश को हम योग कर सकते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण में क्या होता है कि आवेश जो होता है पूर्णांकी गुणज होता है, जिसमें दशमलव नहीं होता है, भिन्न नहीं होता है, शांत दशमलव हो सकता है। तीसरा होता है आवेश का संरक्षण, जिसमें आवेश संरक्षित होता है, न उसकी हानि होती है, न नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु इसे रूपांतरित किया जा सकता है। और फिर बात करते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है और उसे C से सूचित किया जाता है और उसकी विमा क्या होती है? 80 होती है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। एक होते हैं धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। और अब इसमें बल कौन कौन सा लगता है? अगर सेम सेम आवेश रहता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और अलग अलग हो तो उसमें आकर्षण बल लगता है। अगर प्लस प्लस हो और मतलब समान आवेश में प्रतिकर्षण बल, और क्या बोलते हैं कि अलग अलग आवेश में आकर्षण बल लगता है। फिर उसके बाद जब ये बल लग जाता है तो अगला टॉपिक हमारा क्या होता है? कूलॉम का नियम, जिसको F से सूचित करते हैं। तो F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जब 2 आवेश हो, जब कोई Q1 आवेश हो और Q2 आवेश हो और जो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो, और उनके बीच जो बल लगता है, कौन सा बल लगता है? कूलॉम का बल लगता है, और जिसे ही कूलॉम का नियम कहते हैं। फिर जो होता है जब एक आवेश से ज्यादा आवेश हो और उसके लिए जब बल लगता है, तो उसमें कौन सा सिद्धांत लगता है? सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है, जिसमें 1/F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा n इनिशियल पॉइंट 1 से लेकर Q1 I और Qn तक होता है। फिर इसकी दूरी क्या होती है? R से लेकर इनिशियल पॉइंट से n पॉइंट तक होती है, और उसका वर्ग होता है। और अध्यारोपण के सिद्धांत में सभी जितना भी आवेश के कारण बल लगता है उसको एक साथ जोड़ दिया जाता है। सिग्मा कौन सा काम करता है? सभी को जोड़ने का काम करता है। फिर बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे E से सूचित किया जाता है। इसका परिभाषा होता है किसी आवेश पर लगा बल और आवेश का अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जा सकता है, और विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, और इसका गुण यह होता है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। बंद लूप जैसे कि ऐसे गोलाकार हो गया और बार बार चीज को वही नहीं दोहराती है, मतलब इसमें बंद लूप का निर्माण नहीं होता है। और दूसरी चीज, इसकी रेखाएं जो है आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। एक इधर से आवेश हो गया, एक इधर से रेखा हुआ, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि अगर ये ऐसा करेगी तो इसकी अनेकों दिशाएं हो जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की रेखाओं में ऐसा संभव नहीं है कि अनेकों दिशाएं हो जाए, अतः ये बिंदु एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। फिर बात करते हैं इसके दिशा के बारे में। तो इसकी जो दिशा होती है
और धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। मतलब कि धनात्मक की दिशा क्या होती है, अपने बिंदु से लेकर अनंत तक जाता है। धनात्मक में ये होता है कि अपने बिंदु से अनंत तक जाता है, वहीं ऋणात्मक में अनंत से बिंदु पर आता है। और इसमें अगर दो आवेश ले ले, एक धनात्मक ले एक ऋणात्मक ले, तो उसकी दिशा क्या होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगी, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होगी। अगर जब हम दो आवेश ले रहे केवल एक के लिए पूछा जाए तो क्या हो जाएगा कि अगर धनात्मक के लिए पूछा जाए तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं मूल बिंदु से अनंत की ओर जाती है। ऋणात्मक में पूछा जाए तो अनंत से मूल बिंदु पर आती है। वहीं जब दोनों एक साथ ले लिया जाए तो उसकी दिशा क्या होगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगी। ये इतना तो हो गया। अब क्या करते हैं, इसे डिलीट करते हैं। ये हो रहा है डिलीट, हो जा हो गया, अब डिलीट हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, अब एक बिंदु के लिए निकालेंगे, एक किसी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू, और ई सदिश राशि तो उसमें वेक्टर का साइन लगभग करेगा, तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और केवल क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। फिर क्या होते हैं, और जब एक बिंदु आवेश के लिए निकल जाता है तो फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब समान आवेश समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और जिसे P से सूचित किया जाता है। तो P इक्वल टू होता है Q इंटू 12। जब समान परिमाण का आवेश और 12 दूरी पर स्थित हो तो उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो P इक्वल टू Q इंटू 12 हो जाएगा, और इसका SI मात्रक जो होता है कूलम मीटर होता है, और ये तो होगा मात्रक। अब देखिए क्या करते हैं, अब वैद्युत क्षेत्र की रेखा, अब बहुत सारा वैद्युत क्षेत्र की रेखा हो और उसी के अनुदिश कोई बिंदु हो और उसी के अक्ष के अनुदिश हो, तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, लिखेंगे ई अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 P/R होता है। फिर वहीं जब इसके लंबवत हो, जब ये वैद्युत क्षेत्र हो गया और निरक्षीय बोले या विषुवतीय बोले या लंबवत बोले या tan भी स्थिति बोले, एक ही होता है। तो ये इसके जब लंबवत हो जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये हो जाएगा ई निरक्षीय। तो ई निरक्षीय के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P/R³ होता है। फिर बात करते हैं, अब ये तो लंबवत हो गया, ये अक्षीय हो गया, ये निरक्षीय हो गया। फिर अब आवेश जो होता है सिर्फ वही दोनों जगह तो स्थित नहीं रहेगा, किसी भी बिंदु पर भी हो सकता है, कहीं कहीं भी हो सकता है। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी क्षेत्र के लिए निकालेंगे, जैसे ई निकालेंगे किसी भी बिंदु के लिए, तो निकालेंगे ई किसी भी बिंदु के लिए, बिंदु पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें भी हो जाएगा क्या, P cos थीटा बटा R³ नहीं शायद गलती हो गया, ये विभव में निकाला जाता है, सॉरी ये क्या है कि ये गलत है, P cos थीटा नहीं होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ तो होगा, लेकिन √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा होगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये अक्षय के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³, निरक्षीय के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³, और किसी भी बिंदु पर जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद मेन टॉपिक आता है गाउस का नियम, जिसको फाई ई से सूचित करते हैं, जो Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका परिभाषा ही होता है कि निर्वात में किसी आवेश पर वैद्युत फ्लक्स आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणा होता है, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। ये होता है क्या, गाउस के नियम में होता है। और चैप्टर 1 में यही होता है, कूलॉम का नियम और गाउस का नियम, और जितना भी अधिकांशतः तो गाउस के नियम पर ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक गाउस का नियम है, और फिर इसके अनुप्रयोग भी तो होते हैं। ये गाउस का नियम हो गया, और एक और चीज टॉपिक छूट रहा है क्या, संतत आवेश वितरण, जिसके 3 भाग होते हैं। संतत आवेश वितरण जिसमें 3 भाग होते हैं, एक होता है रेखीय संतत आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय घनत्व, और तीसरा होता है आयतन वाला। मतलब ये 3 गो स्थिति में होता है। यह भी उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसका मात्रक इम्पोर्टेंट है।
तो इसका मात्रक भी आपको रिवीजन कर लिए होंगे। फिर ये जब होता है तो गाउस के नियम का अनुप्रयोग होता है, गाउस के नियम का कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है वो भी इसमें पढ़ना पड़ता है। तो एक होता है अनंत लंबाई तार के लिए, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, और एक होता है गोलाकार पृष्ठ के लिए जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालना पड़ता है। एक अंदर निकालना पड़ता है तो अंदर शून्य होता है, फिर उसके तल पर निकालना पड़ता है, फिर उससे थोड़ी दूरी पर निकालना होती है। तो ये इस तरह गाउस के नियम के अनुप्रयोग से चैप्टर 1 खत्म होता है। फिर एक और चीज होता है, गाउस के नियम से कूलॉम का नियम ज्ञात किया जाता है, फिर गाउस के नियम को सिद्ध भी किया जाता है। तो इसमें 19-20 डेरिवेशन है, कुछ इम्पोर्टेंट है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और गाउस के नियम तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इस तरह से क्या होता है कि चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 2 को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा। और ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी तो साउंड ऑफ कर दी थी, तो इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा आपको अजीब लग सकता है। देखना, पहली बार बनाई तो ब्लैक थीम में कर दी, दूसरी बार की तो आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या करे, बहुत परेशानी चला है कभी कभी। हालांकि अगली बार से कोशिश करूंगी ऐसी गलती ना हो। तो चैप्टर 2 स्टार्ट, जिसमें वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, और वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश को अंदर लाया जाता है और अंदर लाने में कार्य किया जाता है। तो कार्य करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। जब कितना भी इतना दूर के लिए वैद्युत क्षेत्र है और इसमें कोई आवेश को लाते हैं, जब कोई भी चीज को लाएंगे तो हमको कार्य तो करना पड़ेगा। जब हम कार्य करेंगे तो उस कार्य के अनुपात और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव का दो परिभाषा है। एक परिभाषा जो यह बताता है कि ऐसी भौतिक राशि है जो आवेश की प्रवाह की दिशा बताती है, और दूसरी प्रवाह होती है कि किसी आवेश पर किया गया किसी अनंत से आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को कहते हैं वैद्युत विभव। तो देखिए, इसमें पहला परिभाषा है कि वह भौतिक राशि जो आवेश की प्रवाह का दर एवं दिशा बताए वैद्युत विभव भी कहलाता है। और दूसरा, हालांकि उसको नहीं लिखना है, दूसरा वाला को लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर पूछा जाएगा ना तो ये दूसरा वाला लिख लेना। अनंत से किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य W और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं, और इसे P से सूचित किया जाता है। तो V बराबर W/Q होता है। किसी आवेश पर किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। और इसके मात्रक की बात करें तो सबसे पहले राशि की बात करें, राशि है अदिश राशि, और इसके मात्रक की बात करते हैं तो उससे पहले एक और चीज समझ लो कि इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो एक डब्बा जो है ये आपका घर है, और ये जो क्षेत्र देख रहे हो इधर आपके फैमिली का कोई, जैसे आपका छोटा भाई गया है, आपको मान सकते हो, भाई गया है, और उसको आप कह रहे हो भाई घर आ जा, तो कह रहे हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। अब आप क्या करेंगे, वो नहीं मानेगा तो आप जबरदस्ती लाएंगे उसको आप जबरदस्ती लाएंगे तो फिर भी आपको बल लगाना पड़ेगा। अब कहीं कोई जो जगह देख रहे हो वो मान लो अनंत क्षेत्र है, और ये डब्बा देख रहे हो ये विद्युत क्षेत्र है, तो कोई अनंत है वहाँ आपका फैमिली का आपका भाई गया हुआ है, वो कह रहा है कि हम अइबे ना करेंगे, हम ना आएंगे ना आएंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको जबरदस्ती खींच के लाएंगे। जब उसको खींच के लाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अब उसको आप अपने घर में लाए, उसको लाने में आपको काम करना पड़ा, तो आपके द्वारा किया गया काम और आपके भाई के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाता है कि अनंत से किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो आपको ये उदाहरण से समझ में आ ही गया होगा। तो ये मतलब ये जगह जो है यहाँ पर तो आपका भाई है, और अपने भाई को आप जबरदस्ती कुछ कार्य करके अपने घर ला रहे हो। जब घर ला रहे हो तो आपके द्वारा लाने में कार्य किया गया और उस आपके भाई के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। फिर इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक W/Q होता है, तो W का SI मात्रक जूल, वर्क है तो वर्क का SI मात्रक जूल, और आवेश है, आवेश का SI मात्रक कूलॉम है, जिसे जूल प्रति कूलॉम भी लिख सकते हैं, और इसे जे कूलॉम प्रति इनवर्स भी लिख सकते हैं।
इसका ऐसा ही मतलब तो हो गया। अब बात करते हैं इसके राशि के बारे में। तो विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। वो क्षेत्र की तीव्रता कौन थी? सदिश राशि थी, लेकिन ये क्या है? अदिश राशि है। और इसके बीमा की बात करें तो सबसे पहले जूल का बीमा लिखेंगे, उसके बाद कूलॉम की बीमा लिखेंगे, और इन सबको हल करेंगे तो विद्युत विभव का बीमा निकल जाएगा। तो जूल का बीमा क्या होता है? ml² T⁻², और कूलॉम का क्या होता है? 80 होता है। अब इसको जब हम ऊपर करेंगे तो m का m रह जाएगा, तो मतलब जैसे ऊपर किया जाता है तो नीचे ऊपर जाकर माइनस का साइन लग जाता है। ठीक, तो m का m रहेगा और l का l² रहेगा, और t पर -2 है, लेकिन एक नीचे एक और t है, ऊपर जाएगा तो -1 जुड़ जाएगा इसमें। तो -1 जब घटेगा तो t पर पावर -3 हो जाएगा, और फिर a पर पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से विभव की बीमा क्या हो जाएगी? ml² और t पर पावर -3, a पर पावर -1 हो गया। और देखिए ऐसा ही मतलब जूल प्रति कूलम है, इसे 1 वोल्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसे 1 वोल्ट भी कहते हैं। राशि कौन सी है? अदिश राशि। बीमा क्या होगी? ml² t पर पावर -3, a पर पावर -1 हो गया। इसकी बीमा हो गई। अब ये तो हो गया। फिर बात करते हैं इसके विभव का सीजीएस मात्रक, नहीं छोटा मात्रक देखते तो v को W/कूलम लिख सकते हैं। सॉरी, ये W वहाँ पर Q होना चाहिए, मैंने गलती से C लिख दिया है, और वहाँ पर Q होगा, C की जगह Q होगा। और W के SI मात्रक जूल होता है, और कूलम का मतलब सॉरी आवेश का SI मतलब कूलम होता है। जूल को हम अर्ग में लिखे तो 10⁻7 अर्ग हो जाएगा, और एक कूलम के बारे में लिखे तो 3 × 10⁻9 और स्टेट कूलम हो जाएगा। और जब इसको हम हल करेंगे तो ये निकलेगा क्या? 1/3। ये 1/3 निकलेगा, और 10⁻9 जो है ऊपर जाएगा तो 10⁻9 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। जब -9 हो जाएगा, 7 हुआ -9, 7 -9 करेंगे तो -2 आएगा, वही 10⁻2 हो जाएगा। फिर इसको अगर 10⁻2 को नीचे करे तो ये 300 हो जाएगा, तो 1/300, और इसको दशमलव में कन्वर्ट करे तो 0.33 गुने 10⁻2। देखिए ये भी हो सकता है, अर्ग स्टेट कूलम, तो एक दशमलव वाला भी हो सकता है। और एक और होता है v = 1 स्टेट कूलम में जब निकालते हैं तो एक और मात्रक आता है 1/300 स्टेट कूलम। तो इसको क्या लिख सकते हैं? और प्रति स्टेट कूलम भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा है। 1 वोल्ट का परिभाषा लिखेंगे, लेकिन 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1/300 स्टेट वोल्ट। स्टेट वोल्ट क्या है? सीजीएस मात्रक है, छोटा मात्रक है। 1 वोल्ट बराबर क्या हो सकता है? 1/300 स्टेट वोल्ट। सॉरी परछाई का नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, तो इधर तो लिखने दिए 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? विभव एक वोल्ट की परिभाषा। तो यदि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाने पर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। देखिए, यदि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से लाने पर 1 जूल कार्य करना पड़े तो क्या कहते हैं? उसे 1 वोल्ट कहते हैं। कोई भी हम आवेश ढोकर ला रहे हैं और उसको करने में हमारा 1 किलो एनर्जी खत्म, यानी 1 जूल कार्य करना पड़ा तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। फिर आया टॉपिक हमारा क्या? विभवांतर। विभवांतर का मतलब ही होता है विभवों का अंतर। विभवों में अंतर, विभवांतर नाम से ही पता चल रहा है। विभवों में अंतर मतलब विभवांतर। इसमें क्या होता है कि 2 विभव होता है, उसके अंतर को बताया जाता है, वही अंतर विभवांतर कहा जाता है। जैसे कि मान लो पूरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये भी वैद्युत क्षेत्र है, और इधर कोई बिंदु है, वहां कोई बिंदु है और उसे हम ला रहे हैं विद्युतीय क्षेत्र में। वहां से अगर लाएंगे और बिंदु को हम ए मान ले तो उसको हम लाएंगे विद्युतीय क्षेत्र में। ये विद्युतीय क्षेत्र में लाए और जहाँ लाए हम उस पॉइंट को हमने बी मान लिया, तो और ए के कारण जो विभव होगा और फिर बी के कारण जो विभव होगा, उनके अंतर को ही कहेंगे विभवांतर। तो उसका परिभाषा क्या होगा कि अनंत से किसी बिंदु ए से अनंत से किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में मतलब विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं।
बी तक आवेश को लाने में बी तक आवेश को लाने में विभव का लाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य के अंतर लाने में किया गया कार्य के अंतर को विभवांतर कहते हैं। और इसे डिलीट कर देते हैं। देखो विभव और विभवांतर क्या होता है, इसका मात्रक सेम ही होता है, अंतर ये होता है विभव में एक आवेश को लिया जाता है, वहीं विभवांतर में दो आवेश के जो विभव निकालते हैं उसके अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। जब कोई अनंत पर कोई बिंदु ए है और क्षेत्र में कोई बिंदु बी है तो उसके कारण जो विभव होगा क्या होगा, भी ए होगा और भी बी होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अनंत से ए को ला रहे हैं बी तक, से पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, भी लिखना पड़ेगा, यानी भी बी के कारण विभव और फिर माइनस करेंगे ए के कारण विभव, और इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। यानी कार्य कौन सा करना पड़ेगा, ए से बी की ओर, तो डब्ल्यू ए से बी की ओर हो जाएगा और बटा कोई आवेश हो जाए, क्योंकि आवेश के कारण ही हो रहा है, तो भी बी माइनस भी ए, तो इसका हो जाएगा और डब्ल्यू और ए से बी तक और फिर इसका नीचे आवेश क्यू, बी ए से बी की ओर बटा आवेश। तो साफ बात है, विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। अब इन दोनों के अंतर को अगर हम भी मान ले, अब भी बी माइनस भी ए और इसको हम भी मान ले तो ये भी रहेगा, और डब्ल्यू को डब्ल्यू मान लेते हैं क्या वही करेगा वही होगा, और आवेश जो है परीक्षण आवेश तो क्यू नॉट, तो जी इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू नॉट हो जाएगा। डब्ल्यू बाई क्यू नॉट भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, और विभव और विभवांतर का मात्रक राशि बीमा तीनों क्या होता है, सेम होता है, तो इसका भी वही होगा, मात्रक भी जूल प्रति कूलम होगा और वोल्ट 1 वोल्ट होगा, इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा। फिर 1 वोल्ट में क्या होता है, और इसका सीरियस मतलब भी वही होगा 1/368 वोल्ट। इस प्रकार हम लोग चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 नॉट और P बटा आर क्यू क्यू बटा आर स्क्वायर पढ़े थे। तो उसी प्रकार से चैप्टर 2 में पढ़ना है कि बिंदु आवेश के लिए विभव, कि वोल्ट और विभवांतर का टॉपिक खत्म हो गया, और तब पढ़ने वाले हैं हम एक बिंदु के कारण विभव, और ये जो है आप तीव्रता के लिए चैप्टर 1 में पढ़े थे, अब विभव के लिए चैप्टर 2 में पढ़ना है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, जिसका विभव का सूत्र तो आप पढ़े ही हैं कि W बराबर Q, यानी किसी आवेश पर किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो ये वैद्युत विभव हो गया, और हम ये पहले ही लिख दिए हैं क्योंकि बिंदु आवेश का वैद्युत विभव जब निकालने जाइएगा ना तो ये तीनों फॉर्मूला का यूज होगा, ताकि आप पहले से ही जान जाए तो आपके लिए इजी हो जाए, तो इसलिए लिख दिया है। तो विभव सूत्र V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू, और एक समाकलन का सूत्र लगता है जो जिसमें अगर सीमा दिया रहे कि कोई वस्तु ए से बी की ओर जा रहा है और किसी x पर पावर n है और dx के सापेक्ष समाकलन करना है, तो उसका सूत्र x पर पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है, और इसकी लिमिट लग जाती है, मतलब सीमा लग जाती है ए से बी की ओर। और फिर कार्य की बात करें तो कार्य का होता है कि किसी वस्तु को में लगा बल जितना विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, यानी बल गुना विस्थापन कार्य, जिसे Fs या Fr भी कहते हैं। ये हो गया खत्म। अब देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालने की दो विधि है। एक तो बहुत ही आसान विधि है जो जिसको समाकलन नहीं आता है वो भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन दूसरी विधि है एक थोड़ा कठिन है, उसमें समाकलन का यूज किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ता है, कोनो भारी नहीं है, ये तो बात है। तो इसमें हम पहले आसान विधि वाला सॉल्व करेंगे। तो जैसे चैप्टर 1 में
बिंदु राशि के कारण तीव्रता निकाल रहे थे तो इसमें एक आवेश रहता था और r दूरी पर कोई बिंदु के लिए निकालना पड़ता था। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें विद्युत विभव निकालना है तो इसमें भी उसी के जैसा ही चित्र होगा। तो इसके जैसा ही चित्र होगा। तो पहले देखिए दोबारा बनाते हैं। इसमें सबसे पहले तो कोई आवेश होगा, ये आवेश हो गया जिसे हम Q मान लेंगे और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है और इस आवेश जो है यहाँ इसे हम O बिंदु मान लेते हैं, बिंदु O मान लेते हैं और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। फिर इसी के अंदर जो है किसी बिंदु पर, इसी जो रेखा है इसके बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश है। अब उस परीक्षण आवेश को हम बिंदु A मान लेंगे। ठीक, तो O से लेकर A के बीच की दूरी जो होगी x होगी, हालांकि x वाला ये जो चित्र होगा दूसरे विधि जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें काम आएगा, लेकिन इसमें r वाला ही काम आएगा। तो इसके दो विधि तो है, एक आसान विधि, तो पहले हम आसान विधि से शुरू करते हैं। तो जो भी चित्र अगर दिया रहता है, हालांकि डेरिवेशन में इम्पोर्टेंट यही है चित्र। अगर चित्र सम बन गया तो चित्र बनाओ, फिर इस चित्र में आपने क्या क्या बनाया है वो लिखो। तो हमने चित्र में क्या क्या बनाया है वो लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे माना कि कोई आवेश है, माना कि बिंदु O पर कोई आवेश है, तो लिख सकते हैं माना कि बिंदु O पर कोई आवेश है, माना कि बिंदु O पर कोई आवेश Q है। कौन सा आवेश है? Q है। Q है मतलब Q है या स्थित है, इसी ने बात किया। तो माना कि बिंदु पर कोई आवेश Q स्थित है और O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है और उसी पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो माना कि बिंदु O पर कोई आवेश Q स्थित है और O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, उसके कारण नहीं दिख रहा है तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। और कुछ दूरी पर बिंदु P हो गया और उससे कुछ दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है जिसको A बिंदु पर लिया गया है। ठीक, कोई भी अगर डेरिवेशन हो उसमें अगर चित्र वाला हो तो सबसे पहले आपको चित्र समझ आना चाहिए। फिर चित्र में आपने क्या क्या बनाया है वो लिख लेंगे तो इससे आधा डेरिवेशन, आधा तो नहीं लगभग 30 से 40% डेरिवेशन सॉल्व हो सकता है और ऐसे याद भी रहता है। ऐसे डेरिवेशन को रट्टा नहीं मारना है। ठीक, तो ये हो गया। जब दो आवेश रहता है तो उसके बीच बल लगता है, बल लगता है ना, कौन सा बल लगता है? कूलॉम का बल लगता है। जब दो आवेश हो तो उसका कौन सा बल लगेगा? कूलॉम का बल। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो आवेश है तो दोनों आवेशों का गुणनफल बटा वर्गों का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा Q और Q0 और इसके बीच दूरी होगी R²। इसमें जो आप x से देख रहे हो तो उसका दूसरे वाले में काम आएगा। तो इस कूलॉम के नियम को हम कौन सा समीकरण मान लेते हैं? कोई समीकरण मान लेते हैं एक, तो ये समीकरण 1 हो गया। अब आप देखिए, अब एक चीज जानते हैं कि विभव जो होता है आवेश पर लगा कार्य और आवेश के अनुपात को ही विभव कहते हैं। तो विभव V इक्वल टू W/Q0 ऐसे लिख सकते हैं। अब कार्य W क्या है? कार्य है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने विस्थापन। वो पहले ही हम लिख दिए थे, जिसे FR भी कह सकते हैं और उसके अनुपात में कौन सा रहेगा? परीक्षण आवेश रहेगा ही रहेगा। तो फिर समीकरण 1 से आप क्या करोगे? समीकरण 1 से जो विभव का मान होगा, विभव में जो W है W के मान में बैठाएंगे तो F की जगह पर हम समीकरण 1 में जो माने हैं उसी को हम लिख देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R² और किसके साथ गुना हो रहा है? R के साथ। और उसके बट्टा में क्या है, मतलब भागे में क्या है? परीक्षण आवेश Q0 और Q0 से Q0 कैंसिल, ये R² का एक भाग कैंसिल। जब वो कैंसिल हो जाएगा तो खाली R बचेगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। देखिए ये कितना शॉर्ट फॉर्म में निकल गया एकदम इजीली। ये भी गलत नहीं होगा, इसको भी आप बना ही सकते हो।
हम लोग को सर दो विधि बताए थे, तो वही दोनों विधियों को हम बता दें, लेकिन ये भी आसान ही होगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आए ना तो आप यही बना लेना, क्योंकि कभी 5 नंबर का क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है। फिर इसके अनुपात अनुपात की बात करें तो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के डायरेक्ट दूरी के वर्ग नहीं होगा, खाली दूरी होगा, भी समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती आर। अब बात करते हैं इसके दूसरे वाले विधि के बारे में, जो कि सेम टू सेम होगा, बस थोड़ा सा इसमें चिन्ह चित्र में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। जो हम पी माने थे उस ए बिंदु माने थे, और वहां से हम लोग क्या करते हैं, एक और बिंदु माने, वहाँ पर तो परीक्षण अवस्था पहले ही, लेकिन उस पर भी क्या लगेगा, तो बल लगेगा, और एक और बिंदु बी की ओर खसकाएंगे तो डी एक्स जितना काम करना पड़ेगा। अब सोचिए आप डी किस में लगता है, जब कोई काम बहुत छोटा हो, छोटा चीज के लिए किया जाए तो उसके लिए डी लगता है। तो इस चित्र में बस वही हुआ है, और जो पहले वाले चित्र, अब इस चित्र जो जो बनाए हैं उसको अब लिखना पड़ेगा। तो माना कि बिंदु ओ पर क्यू आवेश है, जिससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहाँ जहाँ बिंदु पी है, उसी पी में क्या करना है, हम लोग को विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो और देखिए एक और चीज, तो ज्ञात करना है। फिर बिंदु ओ से कितने दूरी पर, बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, बिंदु ओ से कितना दूरी पर, एक्स दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट जो है ए पर स्थित है। तो उसको भी लिखना पड़ेगा कि बिंदु ओ से एक्स दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, स्थिति नहीं, स्थित है, स्थित है। बिंदु से एक्स दूरी पर कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है, स्थित है, तो वो लिखना पड़ेगा, अभी इसी बात है। तब जब दो आवेश रहता है तो कौन सा नियम लगता है, कूलॉम का नियम लगता है। तो इसमें भी कौन सा नियम लगेगा, कूलॉम का नियम। तो लिखेंगे तब कूलॉम के नियम से। अब कूलॉम के नियम एफ, अब एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 Q होगा, और Q नॉट आंसर, जो कि हम जो आवेश माने हैं, एक Q माने हैं और एक Q नॉट माने हैं। तो Q इंटू Q नॉट बटा एक्स स्क्वायर क्यों, क्योंकि हम ए बिंदु के लिए निकाल रहे हैं, तो इसलिए वहां पर एक्स स्क्वायर होगा, और इसको भी हम मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1 मान लेते हैं। अब निकालना है हमें इसके लिए कार्य के लिए क्या चाहिए, बल और विस्थापन चाहिए। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ए से बी तक dx जितना सूक्ष्म विस्थापित किया जाता है, dx में तो बहुत थोड़ा दूरी ए से बी की ओर खसकाया जाता है, मतलब परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ए से बी तक dx जितना सूक्ष्म विस्थापित किया जाता है, तब उसके लिए भी कार्य क्या होगा, dw होगा। जब हम खसकाएंगे dw तो कार्य भी dw होगा, तो हम थोड़ा सा खसकाएंगे तो हमको काम भी थोड़ा सा ही करना पड़ेगा। तो इसलिए जब वहाँ dx जितना हम खसका रहे हैं तो काम भी dw जितना ही होगा। तो छोटा चीज के लिए अवकलन और बड़ी चीज के लिए समाकलन। लेकिन डी कब लगता है, जब बहुत छोटे चीज के लिए काम किया जा रहा है, बहुत छोटे चीज के लिए डी का ही यूज होता है, तो काम हमको dw जितना करना पड़ेगा। अब कोई कुछ भी हो, तो कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, बल को एफ से चीज करते हैं, विस्थापन एक्स। एक्स मतलब जितना दूर खसकाएंगे उतना, तो हम कितना खसकाए थे, dx जितना खसकाए थे। लेकिन देखिए एक चीज, हम उसको विपरीत दिशा में खसकाए थे, कहाँ खसकाए थे, विपरीत दिशा में। धनात्मक आवेश जो होता है वो अनंत तक जाता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अनंत से नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसके विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं। जब विपरीत दिशा में लाएंगे तो हमें ऋणात्मक का चिन्ह लगाना पड़ेगा, तो इसलिए एफ गुना माइनस dx हो जाएगा। अब समीकरण 1 से आप क्या कर सकते हो, समीकरण 1 से f का मान रख सकते हो। तो dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू वन नहीं हो, केवल क्यू, और दूसरा क्यू नॉट बटे एच स्क्वायर, और डी एक्स के साथ गुणा है तो होकर करेगा। अब क्या करें, काम करो, जो माइनस डी एक्स है उसको हम पहले भी तो लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, तो उस माइनस को पहले लाओ, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा माइनस, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, और किसके सापेक्ष, डी एक्स के सापेक्ष। इस तरह से डी डब्ल्यू का जो मान आया कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और इसको मानो समीकरण नंबर सेकेंड, दूसरा समीकरण मानो, क्योंकि पहला समीकरण मान लिया तो दूसरा मानो। और ये बताओ एफ का मान कहाँ से लिखोगे, समीकरण एक से लिखोगे, वहां पर लिखना पड़ेगा समीकरण एक से एफ का मान रखने पर। अब इतना तो हो गया। और फिर एक और चीज, यदि परीक्षण आवेश अनंत पर हो जिसे बिंदु P तक लाया जाता है, तब x किसके समान हो जाता है, अनंत के समान हो जाता है। क्या हो जाता है, क्योंकि से बिंदु P तक ला रहे हैं तो उसकी दूरी का पता थोड़ा है, हम उसको अनंत से ला रहे हैं, जब अनंत से ला रहे हैं तो उसके लिए x अनंत के समान हो जाएगा, और बिंदु P के लिए वही x r के समान हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जब अनंत पर हो तो x अनंत के लिए हो जाएगा, वहीं जब बिंदु P पर हो तो x r के लिए हो जाएगा। बस यही याद रखना है, जब अनंत पर हो और उसे बिंदु P तक लाया जाए तो x अनंत के समान हो जाएगा, मतलब अनंत के बराबर हो जाएगा, वहीं जब P के लिए निकालना है तो वहीं x r के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों जो होता है एक लिमिट का काम करेगा, सीमा का काम करेगा, कि विद्युत बिंदु विभव जो होता है r से अनंत तक ही है, और इसके बाद जो होता है समाकलन का कंसेप्ट यूज हुआ। अब देखिए समाकलन कब लगता है, जब ये तो छोटा क्षेत्र के लिए हम लोग डी डब्ल्यू निकाल लिए, अब हमें निकालना है बड़ा क्षेत्र के लिए, मतलब छोटा जगह तो डी डब्ल्यू निकल गया, अब क्या करना है, सभी जितना भी बिंदु है उन सब के लिए हमको डब्ल्यू का मान निकालना है। तो डब्ल्यू कब लगता है, सभी डी डब्ल्यू को जोड़कर ही लगता है। डी डब्ल्यू बहुत सारा डी डब्ल्यू होगा, जब हम इधर से खसकाएंगे तो इतना ही दूरी, थोड़ा सा दूरी खसकाएंगे, लेकिन हम उसको और थोड़ा खसकाएंगे तो बहुत सारा डी डब्ल्यू मतलब मिलकर एक बड़ा डब्ल्यू का निर्माण करेगा। क्यों, क्योंकि समाकलन समाकलन में क्या होता है, बहुत सारा खंड को एक में मिला लिया जाता है और वो समाकलन होता है। और वही अवकलन में क्या होता है, बहुत सारा बड़ा चीज का एक छोटा सा खंड का हिस्सा निकाला जाता है, जो अवकलन करते हैं, और बहुत सारा चीज हो और उसको एक साथ हम मिला ले, मतलब मान लो ना योग को समाकलन करते हैं और छोटा सा खंड को अवकलन करते हैं, तो इसमें हम समाकलन का यूज कर रहे हैं। तो बड़ा वर्ग के लिए मतलब डब्ल्यू के लिए समाकलन डी डब्ल्यू होगा, और इसकी लिमिट कहाँ से होगी, अनंत से आर दूरी तक, क्योंकि हम इसको अनंत से आर दूरी तक ला रहे हैं, और इसकी सीमा जो होगी अनंत से आर दूरी के बीच होगी, और डी डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि हम डी डब्ल्यू का ही निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे क्या, डी डब्ल्यू। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, समीकरण 2 से डी डब्ल्यू का मान रख देंगे, तो डब्ल्यू इक्वल टू अनंत से आर तक की ओर, और डी डब्ल्यू का मान कितना है जी, 1/4 पाई माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, इसके सापेक्ष डी एक्स के सापेक्ष, डी एक्स के सापेक्ष हम लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी अचर चीज होता है उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ये समाकलन में भी होता है, अवकलन में भी होता है। अचर जो जिसका मान निश्चित होता है, नहीं बदलता है, वही अचर होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट को, कांस्टेंट को, नियतांक को समझ सकते हो, एक निश्चित मान होता है, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो कौन कौन बाहर निकलेगा, -1/4 क्यू और क्यू नॉट, क्योंकि इन सबको हम मान लिख सकते हैं, ये नियतांक होता है, तो इसलिए इसको हम बाहर निकालेंगे और समाकलन का चिन्ह लिख देंगे। फिर जब क्यू नॉट हट जाएगा तो वहाँ पर एक बच जाएगा, तो एक लिखेंगे, और 1/x² और किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। अब क्या कर सकते हैं, इसके समाकलन कर देंगे, तो समाकलन में आपको बहुत सा फॉर्मूला पढ़ना है, मैथ में चैप्टर 7 है, आप वही पढ़िएगा, कैलकुलस के अंतर्गत आता है। तो इसमें समाकलन, अवकलन नहीं, समाकलन में पहला फॉर्मूला आता है x⁴n,
एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है तो उसका सूत्र होता है कि एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, और जो लिमिट दिया रहता है वो लिमिट और प्लस कांस्टेंट जोड़ देते हैं तो वही होगा। अब वन बटा एक्स स्क्वायर है, अगर उसको ऊपर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर में बदलता है एक्स पावर माइनस टू में, मतलब माइनस साइन लग जाता है, और ये घातांक का नियम है, घातांक का नियम है। तो क्या करो, सबसे पहले लिखो वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, और फिर एक्स स्क्वायर और एक्स पावर माइनस टू है। अब लगाओ क्या, समाकलन का सूत्र। समाकलन के सूत्र में क्या करता है, पावर को जोड़ना पड़ता है, एक जो भी पावर होता है उसमें जोड़ना पड़ता है, और उस वही योग को उसके बट्टे में देना पड़ता है। तो एक्स पर पावर माइनस टू है तो लिखेंगे एक्स पर पावर माइनस टू और प्लस वन, क्योंकि प्लस वन को जोड़ना पड़ता है और ये समाकलन का फॉर्मूला कहता है। तो एक्स में माइनस टू में क्या जोड़ेंगे, प्लस वन जोड़ेंगे, और बट्टा क्या करेंगे, वही जो पावर है जो वही पावर में क्या है, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, और फिर इसका लिमिट क्या है, अनंत से आर की ओर है, अनंत से आर की ओर है, तो मैं लिमिट दे देंगे। और देखिए माइनस वन बटा फोर फाइव एक्स नॉट क्यों, क्योंकि इसको सॉरी क्यू क्यू नॉट को ऐसे ही लिख दो, और एक्स पर माइनस टू प्लस वन है तो उसके क्या हो जाएगा, माइनस दो होगा प्लस वन होगा, तो अब इस बार तो माइनस वन होगा, तो एक्स पावर माइनस वन और माइनस वन। अब देखिए ई और लिमिट देते देगा, देखिए फिर ई पहला वाला माइनस और एक लास्ट में जो माइनस दिया है वो कट के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है ना तो इसलिए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, गुना भी करेंगे तो कैंसिल ना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो माइनस कैंसिल, बचेगा क्या, वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और फिर जब एक्स ऊपर माइनस होता है इनवर्स होता है किसके बराबर होता है, वन बाई एक्स के बराबर होता है, तो ये एक्स ऊपर माइनस वन है तो इसको वन बाई एक्स करेंगे, और इस वन बाई एक्स को हम इसके साथ गुना भी कर देंगे, और इसको मान लो क्या, समीकरण नंबर तीन। जब समीकरण तीन मान लेंगे तो क्या होगा, और तो समीकरण दो से लिखना था ये हो गया, अब लिखेंगे W इक्वल टू वन, सॉरी हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है। अब विभव का फॉर्मूला क्या होता है, किसी आवेश पर किया गया कार्य और आवेश का अनुपात को ही विभव कहते हैं। अब बताओ विभव V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू, सॉरी क्यू नॉट, तो W का मान कितना आया है, वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटा एक्स है, और बटा क्या है, क्यू नॉट है, धुंधला हो गया, ब्लर हो गया, मतलब सुनाई दे रहा है, वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई एक्स, और ई क्या हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, इसमें जो क्यू नॉट होगा ये क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या बचेगा, वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब इस हम x को हम r मान सकते हैं, x किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे क्योंकि x इक्वल टू r, अब क्या होगा, कैसे होगा, देखिए जब अनंत से लाएंगे x पर, फिर x और r एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम पी बिंदु तक ला रहे हैं तो इसलिए वो x के बराबर हो जाएगा, जब बराबर हो जाएगा तो x की जगह पर हम r भी तो लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r, और किसके समानुपाती समानुपाती होता है, आर के, इसके बीच का अनुपात होगा आर के बीच का अनुपात होगा, तो ये तो हो गया। यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखे थे वन बटा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा एक्स, ये लिखे थे, और वही जब एक्स आर के बराबर हो गया तो एक्स की जगह पर हम आर लिख दिए, तो ये बिंदु किसके कारण निकल गया, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकल गया, तो यहाँ पर लिखेंगे यह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है, यह बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव का व्यंजक है, वैद्युत विभव का सूत्र है, या वैद्युत विभव है, ये हो गया
देखिए एकदम जो चैप्टर 1 में था सेम उसी के जैसा है, लेकिन इसमें देखिए एक कंफ्यूजन है कि इसमें आर स्क्वायर रहता है, इसमें सिर्फ आर रहता है, तो इसको भी लिख देते हैं कि अब चैप्टर 1 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर था। वहीं जब विभव में क्या हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, केवल आर हो रहा है। क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है और ये क्या है अदिश राशि है, तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखना। भी अदिश, ई सदिश, और व्युत्क्रमानुपाती की बात करें तो ई होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और विभव होता है सिर्फ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है सदिश राशि है, और वैद्युत विभव क्या है अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, वैद्युत विभव अदिश राशि, तो ये आपको राशि याद करना है। और इस तरह से देखिए बिंदु आवेश के कारण विभव जो होता है टोटल 2 विधि था हमने निकाल लिया। और अभी तक चैप्टर 2 का फर्स्ट डेरिवेशन अभी भी और है 18-19 जो है इसमें। कल निकालेंगे अक्ष पर tan ए स्थिति में और फिर निरक्ष पर tan बी स्थिति में, और फिर एक और होता है किसी भी बिंदु के लिए, और ये तीनों कल ट्राई करेंगे निकालने का। कल ये डेरिवेशन आ जाएगा, तो हम टोटल 2 विधि लिख लिया है और ये दीर्घोत्तरीय में भी काम आता है। ठीक, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।